ओके, चेक द आंसर टू होमवर्क क्वेश्चन। डबल टैक्सेशन में मैंने जो भी सम होमवर्क दिए थे ना, उस पर देखो। पहला सम देखना। पहले सम में क्या लिखा है? मिस्टर रवि, रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया, एज 45 ईयर्स, फर्निशेज यू फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्नड इन इंडिया, कंट्री एस एंड कंट्री टी। सी, डबल टैक्सेशन के सम की खासियत क्या है कि सम में थोड़ी इंडियन इनकम देंगे, थोड़ी फॉरेन इनकम, एंड कभी कभी इन लोग 2-3 फॉरेन कंट्री से इनकम आई वैसा देंगे। और अपने होमवर्क क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ, तो 2 सम में तो ऐसा ही था कि 2 फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है। और एक और चीज़ नोटिस करना, इन लोग पूछेंगे क्या सम में, ये देखो, टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन। ये कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, हाँ, ये कुछ चीज़ें डबल टैक्सेशन फिक्स्ड है ही, कि टोटल इनकम और टैक्स कैलकुलेशन। तो लास्ट में ये भी पढ़ो ना, क्या लिखा था? अज्यूमिंग इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू डट्टा विद कंट्री एस एंड टी, और नो डट्टा मतलब यूनिलैटरल रिलीफ। इसमें फॉर्मूला क्या था? एवरेज इंडियन रेट एवरेज फॉरेन रेट का रेट्स में से लोअर इनटू डबली टैक्स्ड इनकम। फिर मिस्टर रवि हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट हुआ है मतलब 115 बीएसी से शिफ्ट आउट हुआ है, मतलब ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है। ओके, तो सी, पहले तो अपने क्लासीफाई कर लेते कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी। पहली इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। ये कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये चेक करते हो, मैंने लिख के रखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, फिर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन पता है इसका एटी टीटीए भी मिलेगा। एटी टीटीए, कभी भी सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिला मतलब एटी टीटीए, बट चेक करना चाहिए वो ओल्ड रिजीम वाला होना चाहिए, क्योंकि न्यू रिजीम में चैप्टर 6 से अलाउड नहीं है। बट ये तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना है, तो एटी टीटीए आएगा। और कितना? मैक्सिमम 10,000। तो 42,000 पहले इफॉस में शामिल होगा, और चैप्टर 6 में 10,000। फिर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री एस, और फॉरेन कंट्री में टैक्स रेट कितना है? 16%। ये 16% दिया हुआ ही है। और सी, अगर फॉरेन कंट्री का एक सिंगल रेट दिया होता है ना, तो वही एवरेज फॉरेन रेट हो गया। ओके, अरे फॉरेन कंट्री का नहीं तो एवरेज फॉरेन रेट निकालना पड़ता है ना, और अगर एक सिंगल रेट दिया है तो वही एवरेज फॉरेन रेट हो जाता है। तो 16% टैक्स है। और उसमें भी देखो क्या क्या इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एस। टेल मी, एग्रीकल्चर इनकम कौन से हेड में दिखाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट टेल मी, ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? तो सुनो, जनरली यही मिस्टेक होती सबकी। एग्रीकल्चर इनकम दिखते ही अपने को लगता है ये तो अपना एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज इन इंडिया। ये खेती कहाँ हो रही है? कंट्री एस, मतलब कोई फॉरेन की कंट्री है। अरे कोई सिंगापुर चाइना में खेती करेगा तो एग्जाम नहीं है। सी, माना कि तुम लोग अपना स्टेटमेंट इंडियन लॉ के हिसाब से बना रहे हो, इंडियन लॉ के हिसाब से, और इंडियन लॉ में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम इंडियन लॉ में भी एग्जाम कब है? इफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज इन इंडिया। याद करो, सीए इंटर में अगर एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा होगा तो उधर पढ़ा था हमने कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में हुई तो एग्जेम्प्ट है। सी, इसको मैं इतना स्ट्रेस करके क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं इतने बैचेस लेता हूँ तो मुझे मालूम है ना सब लोग के लफड़े किधर होते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम का कितने लोग रॉन्ग करते हैं और कितने लोग का डाउट भी आते रहता है, सर इसको टैक्सेबल क्यों लिया, वो तो एग्जेम्प्ट है। अरे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होने की शर्त है कि खेती इंडिया में होगी तो ही एग्जेम्प्ट है। और ये तो फॉरेन कंट्री में खेती हुआ है ना, तो इट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सी, ये इंडियन इनकम की लिस्ट में दिया होता ना कि खेती इंडिया में ही हो तो एग्जेम्प्ट 10(1) में एग्जेम्प्ट होता है तो फिर रॉयल्टी फ्रॉम अ बुक ऑन आर्ट फ्रॉम कंट्री एस। बुक से जो रॉयल्टी मिलती है पहले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, और इसका 80 QQB में डिडक्शन मिलता है। 80 QQB मैक्सिमम 3 lakhs, मैक्सिमम 3 lakhs जितना डिडक्शन मिलता है। तो ये 780 को पहले इफॉस में शामिल करेंगे, फिर 3 लाख डिडक्शन में आएगा। और पता है इसमें एक रूल है, 80 QQB अगर तुमको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था चैप्टर 6 में कि फॉरेन रॉयल्टी शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और प्रॉब्लम साइलेंट है तो वी हैव टू अज्यूम इट वाज ब्रॉट इन इंडिया।
assuming it was brought in India within 6 months from the end of the previous year, it will be eligible for deduction. See, प्रॉब्लम कोई भी कंडीशन को लेके साइलेंट है ना, मेक पॉजिटिव अजम्पशन कि वो कंडीशन फुलफिल हो ही गई होगी, कि हर इंसान डिडक्शन के लिए भूखा है, तो ऑब्वियसली, और उसको भी पता है कि ये कंडीशन है तो इंडिया में लाए होगा, ऐसा सोचना चाहिए, तो इसको 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा. और 80 QQB याद होगा ना, तो रेसिडेंट लोग को ही मिलता है. सी चैप्टर 6 से में तुम लोग को याद है, मैंने ऐसे बताया था 5 सेक्शन ऐसे है ना जो रेसिडेंट लोग को ही मिलते हैं. ये मैं अचानक जनरल बात कर रहा हूँ. 80U, 80DD, DDB, QQB, RRB, ये 5 सेक्शन रेसिडेंट लोग को ही मिलते हैं. तो ये QQB था एक से ना. तो ये रॉयल्टी, हाँ, तो कौन से सेक्शंस रेसिडेंट लोग के लिए खाली? 80U, DD, DDB, QQB, RRB. तो ये QQB है, रेसिडेंट लोग को ही मिलता है. ऐसे खाली चेक कर रहा हूँ, ये देखो, ये सब में तो रेसिडेंट ही है. ओके. और डबल टैक्सेशन के सब में उन लोग रेसिडेंट आदमी डालते हैं, क्योंकि रेसिडेंट आदमी ने वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरा होगा और उसमें फॉरेन वाले इनकम डबली टैक्स हो रही है ना. ये तो ऐसी जनरल बात हो रही है कि रेसिडेंट लोग को QQB मिलता है, प्रोवाइडेड द फॉरेन रॉयल्टी इज ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 मंथ्स. लेकिन वो हमने अज्यूम किया कि ब्रॉट इन इंडिया है. फिर उसका एक्सपेंस दिया है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा. रॉयल्टी से संबंधित कोई खर्चा होता है तो उसको डिडक्ट करने मिलता है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर तुमको याद होगा, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 57. CA इंटर की थोड़ी भी याददाश्त होगी ना, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रूल है कि किसी भी इनकम से संबंधित कोई खर्चा है तो उसको लेस करो अंडर सेक्शन 57. तो इसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 करके दिखाना है. और बाद में जो नेट रॉयल्टी है ना, वो इफॉस में शामिल होगा. और नेट कितना है? 7,30,000. लेकिन बाद में चैप्टर 6 में 3 लाख कट जाएगा 80 QQB. फिर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री T. अब ये दूसरी फॉरेन कंट्री है और वहाँ पर रेट ऑफ टैक्स 20% है. उधर से डिविडेंड मिला है, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. चेक करते हो हेड बराबर लिखा है कि नहीं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. फिर वहाँ से रेंट मिला है, और रेंट के लिए क्या बोला है कि उधर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन का सिस्टम नहीं है. ये देख रहे हो, ये ICAI का कॉमन पैटर्न है. ऑलमोस्ट हर समय पॉइंट डाला ही है. तो ठीक है, मतलब ये रिपीटेटिव पॉइंट, ऐसे नहीं कि मेरे सब में रिपीट हुआ, ICAI के पेपर में भी रिपीटेटिवली डाला हुआ है कि कहीं से रेंट इनकम आ रहा है और वहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता. लेकिन सी, मैंने क्या बोला, फॉरेन में क्या लॉ है उसको एक बार साइड में रखो. फिलहाल अपने जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो इंडियन लॉ के हिसाब से कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा फॉरेन लॉ को इग्नोर करना है. फॉरेन लॉ काम आएगा जब फॉरेन में टैक्स कितना भरा है वो फाइंड आउट करना है, फिर फॉरेन की रेट फाइंड आउट करनी पड़े, तब काम आता है. बाकी इन जनरल अपना मेन कंप्यूटेशन विल बी एज पर इंडियन लॉ. और इंडियन लॉ में तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा. इनफैक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जो सिस्टम फॉरेन में नहीं होता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंडिया का ही है 30%. फॉरेन में होता होगा, लेकिन होगा तो बताना पड़ेगा ना. तो ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फिर कंप्यूट दी टोटल इनकम. अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. नीचे का पार्ट तो पढ़ चुका हूं ना पहले मैं, अब इसका सॉल्यूशन देख लो फटफट. क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो. आंसर में क्या होना चाहिए? सी, लास्ट टाइम मैंने करवाया था ना, एक टोटल इनकम का स्टेटमेंट बनेगा और एक स्टेटमेंट ऑफ टैक्स. सी, मैं जानबूझ के हर सम को यूनिफॉर्म वे में दिखा रहा हूं ताकि अपना पैटर्न बन जाए. तो सी, पहले हेड वाइज जाना है. इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, निल. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,30,000 था, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, 2,24,000 आ गया. फिर बिजनेस इनकम भी क्वेश्चन में दिया था, रेडीमेड, ये सब दिया ही था ना सब में. फिर कैपिटल गेन्स क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सब हेड वाइज अरेंज किया है. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये देखो, गिन के देख लो कितनी चीज़ थी. हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट था, दूसरा एग्रीकल्चर इनकम, तीसरा रॉयल्टी, चौथा डिविडेंड इनकम. 4 इनकम थी ना, तो ये चारों इनकम को इधर लिखा है मैंने, 1, 2, 3 और 4. रॉयल्टी इनकम में जो खर्चा दिया था लेस करके दिखाया है. ओके. इधर इन लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि जिस कंट्री से रॉयल्टी मिला है
वहाँ डिडक्शन विडक्शन नहीं देते, तो ठीक है ना। यहाँ तो अपने लेंगे क्योंकि अपने ये स्टेटमेंट जो बना रहे वो इंडियन लॉ के हिसाब से बना रहे। तो अपना ग्रॉस टुडे इनकम 17,95,000 आना चाहिए था। फिर चैप्टर 6 से में 80 QQB रॉयल्टी ऑन बुक्स 3 लाख और 80 TTA सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000। सी 80 QQB में ना एक और रूल है कि अपने को जो रॉयल्टी मिलती है पब्लिशर से वो मैक्सिमम 15% ऑफ सेल्स होना चाहिए। 80 QQB अगर याद होगा चैप्टर 6 से उसमें रूल था। सी यूजुअली ऑथर्स लोग को रॉयल्टी कैसे मिलती है, उनकी जितनी बुक्स की बिक्री होती है उसका सर्टन परसेंटेज, बट दैट सर्टन परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 15%। बट इधर अपने को क्वेश्चन ने बताया कि अपने को जिस कंट्री से, ये देखो, जिस कंट्री से रॉयल्टी आ रही है वहाँ अपना जो भी पब्लिशर होगा उससे अपना क्या अंडरस्टैंडिंग है, कुछ दिया नहीं है। तो वी हैव टू अज्यूम कि अपने को जो रॉयल्टी पब्लिशर दे रहा है वो अपनी जो भी सेल्स होती है उसकी 15% से ज़्यादा नहीं दे रहा है। और मार्केट में भी वही कल्चर है। मेरी भी तो बुक पब्लिश होती है ना डायरेक्ट टैक्स की, तो मेरा कोई भी पब्लिशर ऐसा है ना 15% तो छोड़ो 10% जितना ही देते हैं लोग। मतलब मार्केट में रॉयल्टी का कस्टम ही है कि कोई भी बुक लिखेगा ना तो पब्लिशर उसकी जितनी भी बुक की बिक्री होती है उसका 10% जितना ही देता है। लॉ में तो क्या बोला, मैक्सिमम 15% होना चाहिए। लेकिन इधर तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि अपनी जो बुक्स पब्लिश हुई है, कौन सी बुक है, बुक ऑन आर्ट, उसमें अपने को रॉयल्टी कितने परसेंटेज से मिल रही है, और कुछ नहीं बोला तो इट इज विद इन 15%। सी बाय चांस ऐसा बोला होता ना कि अपने को 16% के हिसाब से मिल रहा है तो 16% वाले को अपने को 15% में क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनेट करना पड़ता। अरे फिर बाद में 16% से अगर इतना मिला है तो 15% से कितना, उसको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए और उतना ही अमाउंट डिडक्शन में एलिजिबल होगा। बट कुछ भी कर लो 3 लाख से ज़्यादा डिडक्शन मिलेगा ही नहीं ना। अरे 80 QQB अगर याद होगा चैप्टर 6 से उसमें 3 कंडीशन थी। एक तो रॉयल्टी परसेंटेज सम्स में इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ सेल्स, और अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अमाउंट शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 मंथ्स। ये सब चेक करना चाहिए। लेकिन इधर ब्रॉट इन इंडिया का कुछ नहीं दिया तो अज्यूम कर लिया, 15% के बारे में कुछ नहीं दिया तो अज्यूम कर लिया 15% के अंदर है। लेकिन 3 लाख की लिमिट तो अटल है ना, तो मैंने खाली 3 लाख का ही नॉलेज यूज़ किया। और इन लोग यूजुअली CA फाइनल के पेपर में इतना बेसिक ही डालते हैं। इंटर में जब आता है ना तो उधर चैप्टर 6 से मेन है बच्चों के लिए, तो उधर रॉयल्टी का कभी सेक्शन आ गया ना 80 QQB, तो ये सब बातें टेस्ट करते हैं। अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया 15% और सेल्स वगैरह। सी कितने लोगों को याद नहीं आ रहा होगा 15% और सेल्स वगैरह, तुम लोग चैप्टर 6 से का वीडियो देखना, उधर 80 QQB में मैंने बताया था। एनीवेज ये सब बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने सम में इतना कोई डेटा ही नहीं था तो खाली मैंने 3 लाख का डिडक्शन लिया है, ये था ना 3 लाख। फिर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000, तो अपना नेट टैक्सेबल इनकम इतना आ गया। फिर सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस सब बैलेंस में आ गया। फिर उसमें ओल्ड स्लैब रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है। चेक करो, आंसर ये आना चाहिए। सरचार्ज नहीं था, रीबेट नहीं था, क्योंकि रीबेट के लिए तो 5 लाख जितनी इनकम होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा है, और सरचार्ज के लिए 50 लाख से ऊपर होने चाहिए लेकिन कम है। तो ना रीबेट ना सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा ही। एंड फिर रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला क्या है, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज ऑफ इंडियन रेट एवरेज ऑफ फॉरेन रेट विचर इज लोअर। तो सी इधर मैंने डबली टैक्स्ड इनकम निकाल के रखी है, देखो सी मैंने दोनों कंट्री का अलग किया, देखो ना इधर, पहले कंट्री एक्स का कंट्री एस, फिर बाद में कंट्री टी। तुम लोग को जो दिखा रहा हूँ देखो, खाली डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट एवरेज फॉरेन रेट विचर इज लोअर, यही था ना फॉर्मूला। तो सी डबली टैक्स्ड इनकम पहले कंट्री एस का निकालते हैं। इधर देखिए बताओ, सी मेन स्टेटमेंट में से ढूंढोगे इजी रहेगा। कभी भी डबली टैक्स्ड इनकम ढूंढना होता है ना, तुमने खुद ने ही जो स्टेटमेंट बनाया होगा ना उसी में से तलाशो। और अभी पहले मुझे कंट्री एस का चाहिए, तो कंट्री एस की इनकम ढूंढो। अरे पहले समझा, क्वेश्चन में से मत ढूंढना,
सी इस वक्त मेरा माइंड है ना, सम नहीं देखेगा, डबली टैक्स्ड इनकम चाहिए उस वक्त मैं आंसर का हुलिया देखूंगा, क्योंकि डबली टैक्स्ड मतलब टैक्स्ड अमाउंट चाहिए। क्वेश्चन में तो रॉ डेटा होता है ना, अपने को टैक्स्ड अमाउंट चाहिए, तो ये मेन स्टेटमेंट से ढूंढना इजी रहता है। और अभी भी मेरे माइंड में पहले कंट्री एस चल रहा है, तो सी कंट्री एस की इनकम देखो है क्या है क्या है क्या, ऐसे ढूंढो तो ये रहा, देखो एक कंट्री एस का इनकम मिला, एक एग्रीकल्चर चेन का, बट चेक करना वो डबली टैक्स होना चाहिए वहां पर भी और इधर भी, और ये दोनों जगह टैक्स हुआ है। ये तो पता है एक सम में आया था कि कुछ इनकम आई तो फॉरेन कंट्रीज से, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं मारे थे, वो गिफ्ट वाला था लास्ट लेक्चर में, तो चेक कर लेना चाहिए, इट शुड बी डबली टैक्स्ड, और डबली टैक्स्ड एज पर द इंडियन लॉ। तो सी एक एग्रीकल्चर इनकम मिल गया डबली टैक्स्ड में, मेरी नज़र खाली कंट्री एस पे, हाँ अभी फिलहाल। फिर रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी को वहां भी टैक्स लगा यहां भी लगा है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से डबली टैक्स निकालना है, और इंडियन लॉ ने तो 7,30,000 में से 3,00,000 को कट भी करने दिया है ATQQB के अंदर, तो डबली टैक्स कितना हो गया नेट अमाउंट। सी डबली टैक्स्ड इन इंडिया, सी डबली का मतलब इंडिया में डबल हो रहा है ना, पहला टैक्स तो फॉरेन में लग चुका है, तो डबली टैक्स चाहिए तो अपने को इंडियन लॉ के हिसाब से, और इंडिया ने फॉरेन कंट्री वाली रॉयल्टी को पूरे 7,30,000 पे टैक्स नहीं मारा है, उसको 3,00,000 से लेस भी किया है, तो अपने तो खाली 4,30,000 को ही टैक्स मारे ना, और एग्रीकल्चर इनकम को तो पूरा हमने पीट दिया इंडिया में, तो 94 आ गया, और रॉयल्टी का कितना आया 3,00,000 कट करके 4,30,000, बस यही दो कंट्री एस वाला था। मेरी नज़र कंट्री एस पे ही थी खाली, कि फिलहाल मैं डबली टैक्स्ड इनकम कंट्री एक्स एस निकाल रहा हूं, ये और ये इसको नेट करके, तो कितना आया अमाउंट डबली टैक्स का 5,24,000 आएगा, देखो ये ओके। फिर कंट्री टी का भी निकाल लेते, एवरेज रेट तो ठीक है, कंट्री टी का डबली टैक्स का आ गया, कंट्री टी, कुछ जो बातें बोल रहा हूँ उसको पत्थर की लकीर की तरह सोचना, पहले तो मेन स्टेटमेंट में ढूंढना है डबली टैक्स्ड इनकम, अब कंट्री टी चाहिए तो मैं कंट्री टी को ढूंढूंगा, कंट्री टी किधर है, स्टार्टिंग के टॉप से बॉटम देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सी से ABC को अपने जब सम में ऐसे इनकम्स की लिस्ट बनाएंगे ना, कंट्री का नाम लिख के रखना उधर, कौन सी कंट्री से आया हुआ है, हेड वाइज तो अरेंज किया था, और कौन सी कंट्री से वो भी लिखो, अपने ढूंढने में इजी रहता है। तो कंट्री टी से अपने को रेंट इनकम आया है, लेकिन माना कि कंट्री टी में म्युनिसिपल टैक्स वगैरह का रिवाज नहीं है, लेकिन डबली टैक्स्ड इनकम इज एज पर इंडियन लॉ, ओके। तो इंडियन लॉ के हिसाब से खाली 2,24,000 को टैक्स आ गया है, तो वो डबली टैक्स्ड है। और कंट्री टी ढूंढ, कंट्री टी, एक समय इसका कलर अलग रखता हूं थोड़ा, रुको, फिर कंट्री टी का और किधर है, डिविडेंड था कंट्री टी से 2,65,000, खाली बी केयरफुल, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि वहां नहीं लगा था सिर्फ इधर लगा था, डबल जगह लगा था कि नहीं, बार बार मेरे माइंड में वो चल रहा है। लास्ट लेक्चर मैंने सम लिया था, उसमें गिफ्ट था, गिफ्ट को इंडिया तो टैक्स मारती है मोर देन 50,000 होता है तो, लेकिन उस कंट्री में गिफ्ट टैक्स नहीं गया था, तो डबली नहीं हुआ था ना। सो जस्ट बिकॉज फॉरेन से है डबली नहीं होता है, वो डबल भी हुआ होना चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ केयरफुल रह के कि हाँ रेंट उधर भी टैक्स आ गया था इधर भी, और डिविडेंड उधर भी टैक्स आ गया था इधर भी, और अमाउंट अपने को इंडियन लॉ के हिसाब से लेना है। तो 2,40,000 आ गया और 2,65,000 आ गया, और कुछ नहीं है ना कंट्री टी का, तो टोटल कितना है 2,24,000 और 2,40,000 क्या बोला, गलती से निकला, 2,24,000 और 265, टोटल कितना है 4,89,000। तो ये डबली टैक्स्ड इनकम निकालना ही मेन होता है, ये अगर सक्सेसफुली राइट हुआ तो बाद में तो प्रोसीजरल है। फिर देखो एवरेज इंडियन रेट, सॉरी एवरेज फॉरेन रेट क्वेश्चन में दी थी, ये 16 और 20% कहाँ से लाया मैं, क्वेश्चन में दिया था, इसको तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ एवरेज इंडियन रेट कैसे निकालते हैं, उसका रूल क्या था, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद जो टैक्स का अमाउंट आया वो डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम,
इन दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज बनाना है। तो कितना परसेंट बना था? 18.07। एंड फिर कंट्री एस में 18.07 और 16% में से लोअर क्या था? 16%। तो डबली टैक्स्ड इनकम को इंटू 16% मल्टीप्लाई करना है। और कंट्री टी में 18.07 और 20% में से लोअर क्या था? 18.07 मल्टीप्लाई बाय डबली टैक्स्ड इनकम, तो इतना आ गया। तो ये दोनों कंट्री में इतनी रिलीफ मिल रही है। लेकिन मेन स्टेटमेंट अपने को कंबाइंड करके दिखाना है, कंबाइंड। ये तो कंट्री वाइज निकाला ना, तो कंबाइंड कितना आ गया? 172,702 आएगा। 172,702 वो इधर लेस कर दिया। एंड फिर टैक्स पेएबल 96,118, और 118 है तो उसको 120 कर दिया, राउंडेड अप टू नियरेस्ट 10। तो ये क्वेश्चन 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 तो अपने कर लिए थे क्लास में, 3 भी कर लिया था। 4th है अभी, 4th क्वेश्चन नंबर 4। रीड, मिस्टर समीर इज अ परफॉर्मिंग म्यूजिशियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे को डबल टैक्सेशन के सम्स की कुछ खासियत बताओ। एक तो उसमें सम में रेसिडेंट बंदा बनाते हैं, एंड कुछ इंडियन इनकम्स होती है, कुछ फॉरेन इनकम्स होती है। और पूछा क्या होता है? टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स कैलकुलेशन में लोग हमेशा स्पेसिफाई करेंगे ओल्ड रिजिम के न्यू रिजिम। तो इस सब में देखो क्या पूछा था, लास्ट लाइन देखो ना, कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। और क्या लिखा? समीर हैज ऑप्टेड टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम। डिफॉल्ट रिजिम से बाहर निकला मतलब ओल्ड रिजिम से करना है भी, ओके। और लास्ट में इन लोग ने रेट ऑफ एक्सचेंज भी दिया था। रेट ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, वो यूज करना पड़ेगा, ओके। देखो स्टार्टिंग से पहले हेड वाइज अरेंज कर रहा हूं। पहले इंडियन इनकम दिया है, उसमें म्यूजिक परफॉर्मेंस। टेल मी, ये तो म्यूजिशियन ही है ना, तो म्यूजिशियन के लिए म्यूजिक परफॉर्मेंस से इनकम आया तो उसका बिजनेस हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो देखो मैंने उधर IFP लिखा है, चेक करते हो हेड को, हाँ खाली। फिर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ब्लिंक लिमिटेड, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये सब इंडिया में ही इनकम मिली है, तो ये डबली टैक्स नहीं हो सकता है। डबली टैक्स वाला फॉरेन वाला इनकम होता है। फिर देखो इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री ए, बाद में फॉरेन कंट्री बी, इधर भी दो कंट्री से इनकम आ रही है, और दोनों जगह का रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है, 20% और 10%। तो सी पहले एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री है। टेल में इधर लोगों के धोखा क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम को देख के लोग क्या कर देंगे? एग्जाम्ड। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम कब होती है? इफ द लैंड इज लोकेटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम शुड बी इन इंडिया। लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन कंट्री से आई है ना, तो इट विल बी टैक्सेबल। और कौन सा हेड आएगा? देखो इधर इफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर रेंट इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वही एज यूजुअल इधर भी वही दिया। म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन उस कंट्री में नहीं मिलता है, तो ठीक है ना, नहीं मिलता होगा, लेकिन अपने तो इंडियन लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री बी, सी ये कंट्री बी से इनकम क्या मिली उसका नेचर नहीं दिया है, नहीं तो उसको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दूंगा। कुछ कहीं पे भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको चाहिए तो नहीं म्यूजिशियन है तो म्यूजिकल काम ही किया होगा कुछ, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दो। लेकिन सिंस इसने कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आई विल पुट इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हेड का टेंशन मत लो, लेकिन अमाउंट के लिए केयरफुल रहना। देखना उधर है ना, 1 लाख उसने कमाया था जनवरी 2024 में, और जुलाई में 1 लाख, जैन में 3 लाख। और कंट्री बी में कैलेंडर ईयर का सिस्टम चलता है, मतलब जैन टू दिसंबर वाला सिस्टम है। लेकिन सी मैंने क्या बोला, फॉरेन में क्या होता है उसको साइड में रखो, अपने को इंडियन लॉ के हिसाब से करना है। और हम लोग ये जो आंसर बना रहे हैं, इसका जो स्टेटमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बना रहे ना। और इंडिया में रिपोर्टिंग कैसे होता है? कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च के हिसाब से होगा। तो अपने अप्रैल टू मार्च के हिसाब से चलेंगे, और अपना अप्रैल 24 टू मार्च 25, तो उसमें कौन सी इनकम फॉलो हो रही है? पहली वाली इनकम उसमें नहीं फॉलो हो रही है, तो गए प्रीवियस ईयर में आ गया ना।
अपना तो ईयर ही अप्रैल 2024 से चालू होगा, तो जैन 2024 गए साल का हो गया, तो इसको देखो मैं चौकड़ी मार रहा हूँ, ये नहीं लूँगा मैं, लेकिन जुलाई 24 का लूँगा, इट फॉल्स इन माय फाइनेंशियल ईयर। और जैन 25 भी लूँगा क्योंकि ये भी अपने फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। मेरे दिमाग में अपना अप्रैल 24 टू मार्च 25 चल रहा है, तो बस वो वाली इनकम को इग्नोर कर देंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही रिपेड 2,40,000 टूवर्ड्स एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट बढ़ते हैं ना, तो उसका ATE में डिडक्शन मिलता है। ये देखो ATE सेक्शन में लिखा ही क्या है कि कभी भी कोई एजुकेशन के लिए लोन लिया, एजुकेशन भी कैसा, एनी एजुकेशन आफ्टर ग्रेड 12 के बाद की कोई भी एजुकेशन के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है अंडर ATE, बट वो 8 साल ही डिडक्शन मिलता है खाली। हाँ, बट कुछ नहीं दिया तो विल अज्यूम ये 8 साल के अंदर ही सब है। बट इधर रूल है, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो कुछ नहीं दिया है तो वो अज्यूम किया है। फिर याद करो, मैंने चैप्टर 6 से पढ़ाया था, ATE में एक और पॉइंट था, एजुकेशन किसका होना चाहिए, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन और अ स्टूडेंट फॉर हुम ही इज अ गार्डियन। वो सब कुछ नहीं दिया है, ये खाली मैं तुमको रिवाइज करवा रहा हूँ इस बहाने। तो लेकिन इधर मगजमारी कुछ नहीं दिया है, तो जो दिया चुपचाप ले लो, लेकिन इंटरेस्ट कंपोनेंट खाली। हाँ, कितना, ये 70,000 वाला खाली। फिर ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ $2,000 इन कंट्री ए, एंड ऑन बैलेंस इनकम ही हैज पेड 20% टैक्स। सी देखो, कंट्री ए में 20% टैक्स बोला था ना, लेकिन इन लोग क्या बोले, 20% तो एक लेवल के बाद लगता है, एक लेवल तक तो उस कंट्री में इनकम ही एग्जेम्प्ट है। और कितने लेवल तक एग्जेम्प्ट है, $2,000 तक। तो मतलब उधर भी स्लैब रेट जैसा सिस्टम है, अप टू $2,000 0% टैक्स, बैलेंस पे 20% टैक्स। मतलब फॉरेन कंट्री में सिंगल रेट है कि डबल रेट है, डबल रेट 0 और 20, तो एवरेज रेट का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। सी अगर फॉरेन की कंट्री में एक सिंगल रेट चल रही है ना, तो जो रेट है वही एवरेज है। लेकिन इधर ये सेंटेंस पढ़ के माइंड में क्या चला कि हाँ उधर बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब एक लेवल तक तो टैक्स 0% है, फिर 20%, तो 0%, 20%, 2%, तो एवरेज रेट निकालते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये माइंड में आना चाहिए था तुम्हारे। एवरेज रेट क्यों चाहिए, अपना रिलीफ का फॉर्मूला क्या, डबली टैक्स्ड इनकम इंटू एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट, विच एवर इज लोअर। और इधर भी नो डट्टा है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ो। इंडिया इज नॉट एंटर्ड इनटू डट्टा विद कंट्री ए एंड बी। ज्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नो डट्टा वाला, तो उसमें एवरेज रेट ऑफ, देखते बस हम तो रीड कर लिया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिखेगा बताओ, पहले स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम दिखेगा 5 हेड्स वाला, ये देखो। फिर क्या देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम चेक कर रहे, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम देखो इन लोगों ने कैसे दी थी, किधर गया, ये रहा, $3,000 करके दिया था। अरे तो फॉरेन करेंसी में इनकम दिया तो कन्वर्ट कैसे करते, मेरे को रूल बताओ, ईयर एंड रेट किधर किधर था बताओ, एक बार ये नजर घुमा लो इस पे, देखो ईयर एंड रेट सिस्टम किस में था, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और इफॉस में, अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में ईयर एंड रेट चलता है। ओके, खाली ये रट लो, बाकी सब में मंथ एंड, मंथ एंड भी वो मंथ एंड के प्रीसीडिंग मंथ एंड प्रीसीडिंग। तो अभी तो अपने सामने हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो ईयर एंड रेट, और ईयर एंड रेट क्वेश्चन में क्या दी थी, ये देखो 80 रुपीज पर डॉलर, तो उसको 80 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, सॉल्यूशन किधर गया, 80 के हिसाब से ना, तो देखो 80 के हिसाब से कन्वर्ट किया है, लेकिन पहले पूरी कंप्यूटेशन कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कट करके। फिर म्यूजिक परफॉर्मेंस वाला इनकम तो रुपीस में था इंडिया में, कैपिटल गेंस नहीं था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ देखो, ये सम का मेन ट्विस्ट था, लुक लुक हियर, इधर देखो डिविडेंड के आगे रिसीव्ड वर्ड लिखा है,
रिसीव्ड का मतलब क्या है? नेट ऑफ टीडीएस। बी केयरफुल, कोई भी इनकम टीडीएस ओरिएंटेड होती है और उसमें रिसीव्ड वर्ड दिया है तो नेट होता है। तो क्या, अरे नेट होता है तो नेट नहीं चलता है। वो 5 हेड्स ऑफ कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट होता है, उसमें ग्रॉस दिखाना पड़ता है। और मुझे कैसे पता चला है नेट है? बिकॉज ऑफ द वर्ड रिसीव्ड। ये सब पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। सी अभी तुम लोग सब पिछले सब में तो ऐसा कभी किया ही नहीं। चेक करवा देता हूं मैं तुमको, चाहिए तो ये देखो, डिविडेंड पहले भी सब में आया हुआ है, ये देख लो। ये देखो, इधर एक डिविडेंड था, रिसीव्ड वर्ड नहीं था। सब सम दिखा दो जो भी मैंने किए है। ये देखो, इधर भी डिविडेंड था, चेक करो कहीं रिसीव्ड वर्ड था क्या। अभी एक सम किया, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब तुम लोग हर सम में देखना डिविडेंड फ्रॉम ब्ला 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 करके दिया है, लेकिन इस समय डिविडेंड रिसीव्ड करके दिया है। और सिर्फ बात डिविडेंड की नहीं है, कोई भी टीडीएस ओरिएंटेड इनकम, जैसे अपना था ना सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, उनमें से कोई इनकम देखी तो टीडीएस तो पक्का ही कटा होगा। और उसमें भी रिसीव्ड करके बोला है तो पक्का नेट अमाउंट है। ये इंप्लाई करना पड़ता है अपने को। और देख लो कहीं पे, जैसे और कौन सी, जैसे अपना किधर गया सम, क्वेश्चन 4 ना, और कोई टीडीएस ओरिएंटेड इनकम थी क्या? अरे टीडीएस का ख्याल किस में आता है? सीडी वक्रफ सीपी है ना। और ये रेसिडेंट आदमी है ना ये। सी एनआर लोग की तो हर इनकम का टीडीएस कटता है, लेकिन मैं क्वेश्चन में एनआरओ के आर हूं, आर, और रेसिडेंट लोग का खाली सीडी वक्रफ सीपी में ही टीडीएस कटता है। तो चेक कर लो सीडी वक्रफ का और भी कोई दिखा तो। तुम लोग के तो दिमाग में स्ट्राइक भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी स्ट्राइक होने के बाद अभी तो एक बार चेक कर लो कि और भी तो कोई सीडी वक्रफ सीपी वाला तो नहीं है। और होने में प्रॉब्लम नहीं है, रिसीव्ड करके दिया तो चौकन्ना होना पड़ता है। अचानक ऐसा इन लोग गूगली डालते हैं एग्जाम में, बेचारा स्टूडेंट अपनी धुनकी में रहता है, लेकिन ये कितना सब क्या ध्यान देगा वो। तो ये रिसीव्ड फिगर था, देखो रिसीव्ड वर्ड को कुछ कर दो तुम लोग भी अपने बुक में, क्वेश्चन बुक में कुछ कर दो, उसको काट मत देना, उसको कुछ करो उसको, रिसीव्ड, और उधर लिख दो नेट। और ये मत सोच जरूर थोड़ी टीडीएस कटा, क्यों नहीं कटा होगा। आज देसी लोग को सीडी वक्रफ सीपी वाली चीज मिलती है तो टीडीएस कटता ही है। हाँ ठीक है, डिविडेंड में तुम लोगों को टीडीएस का चैप्टर याद होगा ना, सेक्शन 194 में 5 ईयर का थ्रेशोल्ड था कि 5 ईयर तक टीडीएस नहीं कटता। और इसका तो डिविडेंड कितना है, 1,35,000, तो टीडीएस तो पक्का ही कटा होगा ना। चलो 1,200 होता रुपया 5 ईयर के विद इन, तो टीडीएस नहीं कटा है, सोच भी सकते। तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा, ग्रॉस। तो टेल 1,35,000 अगर 90% है, डिविडेंड में 10% टीडीएस है, तो 90% है तो 100% कितना, 1,50,000। तो ये देखो इधर मैंने ग्रॉस डिविडेंड करके दिखाया है। ओके नहीं, ये टीडीएस तो इंडियन लॉ के हिसाब से, इसी ये पूरा स्टेटमेंट है ना इंडियन लॉ के नियमों से बन रहा है। ओके पूरा इंडियन लॉ के। हाँ अगर कोई फॉरेन की इनकम भी नेट करके दी हो तो ग्रॉस करना है, कि फॉरेन वालों ने टैक्स काटा है उसी का तो रिलीफ मिल रहा है अपने को। जैसे फॉरेन में भी कोई टीडीएस कट के मिला होता तो भी ग्रॉस ही करना है ना। क्यों? क्योंकि फॉरेन वालों ने टीडीएस काटा है, उसका भी तो हम लोग रिलीफ ले रहे हैं ना। इधर लास्ट में रिलीफ किस बात की बताओ, डबल टैक्सेशन की रिलीफ मिली क्यों रही है? क्यों भाई, फॉरेन में मेरा टैक्स कट चुका है, तो टीडीएस तो फॉरेन वालों ने भी काटा होता ना, तो भी अपने को ग्रॉस करके दिखाना है। क्योंकि सी इंडिया वाले टीडीएस काटते हैं तो ग्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उसको लास्ट में हम लोग दिखाते हैं ना। तो वैसे फॉरेन वालों ने भी जो टैक्स मांगा है उसका भी तो हम लोग रिलीफ की फॉर्म में दिखाते हैं ना। सो टीडीएस तो चाहे इंडिया में कटा हो कि फॉरेन में कटा हो, उसको ग्रॉस अप करके दिखाना है।
लेकिन इंडियन टीडीएस का बच्चों से एक्सपेक्ट करते खुद को ही पता होना चाहिए। हाँ, फॉरेन वालों ने कुछ काटा, हमको क्या मालूम फॉरेन वाले कब काटते कब नहीं काटते, वो बताएंगे। लेकिन इंडिया का लॉ तो तुमको पता होना चाहिए ना यार। और इंडिया का सीडी वक्र सीपी देख के ही उसमें तो टीडीएस कटा ही है, ये कहेंगे नहीं, इम्प्लाइड होता है। हाँ, फॉरेन का बताना पड़ेगा। बट जो भी है, चाहे फॉरेन वाले ने काटा है कि इंडिया वालों ने काटा है, इधर अपने को ग्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड था। एक बार चेक करो अपने सब में फॉस में क्या क्या था। अपने सब में डिविडेंड था, वो लिख दिया ग्रॉस। एग्रीकल्चर इनकम, इसमें कोई टीडीएस नहीं कटा होगा। तुम लोग सीडी वक्र सीपी वाले नॉलेज तक सीमित रहो ना, सीडी वक्र पे तो नहीं था। अभी एक बार आ गया तो फूक फूक के कदम लो ना। अभी एग्रीकल्चर में तो टीडीएस नहीं कटा, और बाय चांस कटने लायक होता तो भी इधर थोड़ी रिसीव्ड करके दिया है ना। खैर एग्रीकल्चर इनकम में टीडीएस जैसा कुछ था भी नहीं बाय द वे। फिर हाँ बराबर, और वो भी फॉरेन से आया हुआ है ना। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंट्री बी वाला इनकम था। 3 आइटम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 1 2 3। और हाँ, एग्रीकल्चर इनकम जो थी ना, वो $4000 दी है, डॉलर। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये देखो मैं तुमको ये नॉलेज बता रहा हूँ। ये देखो, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ईयर एंड रेट। अरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में खाली इंटरेस्ट और डिविडेंड का मंथ एंड रेट था, लेकिन अपने सब में तो एग्रीकल्चर इनकम है, विच इज ना तो इंटरेस्ट ना डिविडेंड, ऐसा वाला है। और ऐसे वाले के लिए मैंने क्या बताया था, ईयर एंड रेट। और ईयर एंड रेट अपने क्वेश्चन में क्या है, 80 रुपीज पर डॉलर। तो इसको 80 के हिसाब से कन्वर्ट किया है। $4000 था ना, इंटू 80। फिर कंट्री बी की कौन सी इनकम ली है मैंने, 2 लाख और 2 लाख और 1 लाख, है ना। 3 लाख और 1 लाख, टोटल 4 लाख। चेक कर लो खाली सब हेड्स बराबर से किया है कि नहीं। खाली तुम लोग की गड़बड़ किधर हुई होनी चाहिए थी, डिविडेंड में। लेकिन अभी याद रखना कि कोई भी टीडीएस ओरिएंटेड आइटम दिखा, सीडी वक्रफ वाला, और उससे भी रिसीव्ड वाला है, बी केयरफुल कि रिसीव्ड का मतलब नेट अमाउंट होता है। कि हमें जब इनकम मिलती है तो टीडीएस कट कटा के मिलती है, तो रिसीव्ड अमाउंट इज ऑलवेज द नेट अमाउंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट को क्या लगेगा, अभी इस सम में अचानक सर को क्यों दिखा। तुम लोग को ऐसे में क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को बाकी सब सम कंपेयर कर लेना चाहिए। और मैंने तुमको मोटा मोटी दिखाई दी है, और किसी समय से रिसीव्ड करके नहीं था। फिर ग्रॉस टुडे इनकम चैप्टर 6 में 80 था ना, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। तो ये अपना नेट टैक्सेबल इनकम आ गया। फिर वही सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। सी एग्जाम में ना ये कॉलम्स बनाना ज़रूरी नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ये तो मैं क्या अपना एक फॉर्मेट को स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहा हूँ इसलिए। फिर टैक्स निकाल दिया स्लैब रेट से, ओल्ड रिजीम से जा रहे हैं हम लोग। फिर रीबेट भी नहीं है, सरचार्ज भी नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया। फिर रिलीफ का कैलकुलेशन मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक आ गया ना अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब रिलीफ कैसे निकालना है, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट, विचर इज लोअर। और सी इसका मैंने कंट्री ए और कंट्री बी दोनों का अलग अलग किया है। ओके, टेल मी इधर ढूंढने का तरीका क्या होना चाहिए डबली टैक्स का। पहले तो मैंने क्या लगा, क्वेश्चन में से ढूंढना है कि आंसर में से। आंसर में से आपने आंसर बना के रखे ना, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, उसमें से डबली टैक्स्ड इनकम ढूंढोगे, इजी रहेगा। और अभी मेरा कंट्री ए पे फोकस है, तो कंट्री ए की इनकम ढूंढो क्या क्या है। कंट्री ए में 151 200 है, और डबली टैक्स्ड इनकम विल ऑलवेज बी एज पर इंडियन लॉ। फिर और कुछ कंट्री ए का दिख रहा है, एग्रीकल्चर इनकम, ये देखो। और कुछ कंट्री ए का है नहीं। और ये भी देख लेना चाहिए, ये कंट्री ए की इनकम के लिए हमने कुछ चैप्टर 6 से तो नहीं दिया ना। सी लेना फॉरेन का इनकम है, लेकिन इंडियन नियमों के अनुसार।
तो इंडियन नियमों के अनुसार 151 200 को टैक्स आ गया है और एग्रीकल्चर में 3,20,000 को, तो बस टोटल कितना हो गया डबली टैक्स्ड? 4,71,200। चेक कर लो, 4,71,200 चेक किया है, ये कंट्री ए का हो गया। फिर कंट्री बी का, ये मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ एक से ना, कंट्री बी की इनकम में क्या है, ये रहा, एक ही था है 4 lakhs बस ना, और कुछ था ही नहीं कंट्री बी का इनकम, ये 4 lakhs, तो ये डबली टैक्स्ड इनकम में 4 lakhs आ गया। फिर एवरेज इंडियन रेट कैसे निकालना है? एवरेज इंडियन रेट के लिए देखो ये सीन याद कर लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद वाला अमाउंट डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम, ये एवरेज इंडियन रेट आ गया है ना। वो तो ट्रिम्बल है, लेकिन एवरेज फॉरेन रेट में बी केयरफुल रहना। और इधर बी केयरफुल क्यों बोला? क्योंकि इधर एक कंट्री में ना डबल रेट चल रही है, एक लेवल तक 0% है, बैलेंस पे 20 है। तो पहले एवरेज इंडियन रेट तो चेक कर लो, ये सही लिखा है, आया था तुम लोग का 16.214% है ना। अब एवरेज फॉरेन रेट देखो, एवरेज फॉरेन रेट भी है ना, लुक कंट्री किधर गया, कंट्री ए में वो स्लैब रेट सिस्टम है कि बेसिक एग्जेम्पशन है और बाद में 20%, लेकिन कंट्री बी में ऐसा मगजमारी नहीं दिया ना, तो कंट्री बी का तो जो 10% है वो ही ले लेंगे। अरे कंट्री बी में सिंगल रेट है कि मल्टीपल रेट? सिंगल रेट, तो सिंगल रेट में वही एवरेज रेट हो जाता है, तो सीधा 10% उठा के ले लूँगा। देख लो एक बार सॉल्यूशन में 10% ले लिया सीधा ही। लेकिन कंट्री ए में थोड़ा केयरफुल क्यों रहना है? क्योंकि बोला तो 20% है, लेकिन नीचे क्या बोला था कि उधर $2,000 तक बेसिक एग्जेम्पशन का सिस्टम है, तो उसका कैसे करेंगे? उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। कंट्री बी का डबल टैक्स इनकम है, उसमें जनवरी 25 वाले इनकम पे उन्होंने अभी तो टैक्स नहीं भरा होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर भरेंगे, तो वो डबल टैक्स में सी उसका डाउट किसको लेके, देखो कंट्री बी का जो जनवरी वाला इनकम है ना, तो ये लास्ट ईयर का है ना, तो उसका रिलीफ हम लोग ने लास्ट ईयर ले लिया था। सी ये वाली इनकम को मैंने अपने स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिया? सी इंडिया वाले रिलीफ कब देते हैं उनमें? वो फॉरेन की इनकम जब तू इंडिया में शो करेगा तब। जैसे Jan 24 फॉरेन इनकम है, इंडिया में रिटर्न्स में कब दिखाया था? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था, तो उसका रिलीफ हम लोग ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लिया होगा। ओके, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग खाली ये दो इनकम दिखा रहे ना। सी अपने इंडिया में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इंडिया में तो अपने ये दो इनकम ही दिखा रहे इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका रिलीफ इस साल में मिलेगा। वो गए साल की इनकम कंफ्यूजन के लिए दी है। सी इन लोग फॉरेन में क्या सिस्टम में बता रहे कि फॉरेन में ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमने इनकम दिखाया था, लेकिन छोड़ो ना, अपने को इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करना है ना। सर अगर हम एज ऑन जुलाई 25 ये रिटर्न भर रहे हैं, एज ऑन जुलाई 25 जनवरी 25 वाला जो इनकम है उस पर फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लगा होगा ना उनका कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो उसमें अभी तक डबल टैक्सेशन नहीं हुआ होगा। और जनवरी वाला सी अभी उसका डाउट क्या, देखो ये जनवरी 25 फॉरेन में एक नया फाइनेंशियल ईयर हो गया, सॉरी नया फाइनेंशियल ईयर नहीं, नया कैलेंडर ईयर हो गया, कि फॉरेन में कैलेंडर ईयर है ना, तो उसके मन में क्या चल रहा है कि Jan 25 से December 25 उन लोग के लिए नया कैलेंडर ईयर है, तो Jan 25 से December 25 का टैक्स तो उसने बाद में भरेगा, और जब तक तू फॉरेन में टैक्स नहीं भरेगा इंडिया वाले रिलीफ नहीं देंगे। बट सी इधर अपने को क्या अज्यूम करना है, टीडीएस के फॉर्म में कट चुका होगा, और फॉरेन में ना टीडीएस वाला कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में तो टीडीएस कम है ना, लेकिन फॉरेन में तो विदहोल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस का कल्चर बहुत कॉमन है। तो अपने को ये मान के चलना है कि जनवरी 25 उस देश में एक नया कैलेंडर या चालू हो गया है, लेकिन इसका भी टैक्स मैं उधर भर चुका हूँ। अज्यूमिंग इन दोनों इनकमों का टैक्स मैं फॉरेन में भर चुका हूँ, वो हिसाब से मैं इंडिया में रिलीफ क्लेम कर रहा हूँ। और इंडिया में भी वैसे भी हम लोग रिटर्न कब भर रहे? जुलाई 2025 में,
अपना 24-25 का रिटर्न कब फाइल होगा? जुलाई 2025, और तब तक मैंने जनवरी 2025 का टैक्स भर दिया, ये अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा बोला होता ना इसका टैक्स हमने अभी तक भरा ही नहीं है, तो अलग बात है, तो उसका जब टैक्स ही नहीं भरा है तो अपने को रिलीफ नहीं मिलता है। ओके, तो एनीवेज इसका डाउट है इसलिए बता रहा हूँ। इसका डाउट है कि जैन 25 का टैक्स हमने वहाँ भरा है क्या? भर दिया है, वी हैव टू अज्यूम। माना कि उन लोग के लिए तो जस्ट नया साल चालू हुआ है, कैलेंडर ईयर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बट लेट इट बी, वी विल अज्यूम टीडीएस के फॉर्म में ये 3 लाख का उधर टैक्स भर चुके हैं। कितना? 10% टैक्स है ना, तो 10% भर चुके हैं, और भर चुके उसी बुनियाद पे अपने को इंडिया वाले रिलीफ दे रहे हैं। ओके, एनीवेज जनरल डिस्कशन था, तो हाँ, तो अपना देखो डबली टैक्स्ड इनकम दोनों कंट्री का आ गया था, एवरेज इंडियन रेट तो सेम ही है, और कंट्री बी का एवरेज रेट तो सिंगल रेट ही था। लेकिन कंट्री ए में देखो मैंने कैसे किया, लुक हियर, कंट्री ए में मेरे पास इनकम कितनी है टोटल? कंट्री ए की इनकम देखो खाली, कंट्री ए में क्या क्या इनकम है? $4,000 है, और $3,000 का रेंट है। सी अभी मुझे ना फॉरेन की रेट निकालनी है, तो फॉरेन लॉ के हिसाब से जाऊंगा। कम ऑन, जागो, हिम्मत रखो, अभी मैं फॉरेन की रेट निकाल रहा हूँ तो फॉरेन लॉ के हिसाब से। तो सी अपना कंट्री ए में एग्रीकल्चर इनकम $4,000 था, और रेंट इनकम कितना था? $3,000। बस 2 ही इनकम था ना उधर, और 3,000 के लिए उधर कुछ डिडक्शन विडक्शन नहीं मिल रहा है, और मैं अभी फॉरेन लॉ की चिंता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं निकाल ही क्या रहा हूँ बताओ? मुझे एवरेज फॉरेन रेट चाहिए, तो फॉरेन की रेट तो फॉरेन के नियमों से बनी होगी ना। तो इधर देखो मैंने फॉरेन का टोटल $7,000 इनकम, ये कहाँ से आया बताओ? इसमें एग्रीकल्चर इनकम कितना था और रेंट इनकम कितना था? एग्रीकल्चर इनकम था 4,000, रेंट इनकम था 3,000, और ग्रॉस रेंट लिया है मैंने। अब इधर इधर मत बोलो इंडिया में तो डिडक्शन मिलता है, मिलता होगा, अपनी पूरी कंप्यूटेशन इंडियन लॉ से चलती है, लेकिन जब मुझे फॉरेन का टैक्स जानना है, फॉरेन की रेट जाननी है, तो फॉरेन लॉ से ही बनेगा ना वो तो ये मैंने $7,000 ऐसे निकाले, ये देखो ये। एंड फिर मैंने ये क्या किया है, 2,000 तक बेसिक एग्जेम्पशन ये क्वेश्चन में दिया था, और बैलेंस तो बैलेंस से फिगर आ गया। तो सी पहले मैंने 7,000 निकाला था एग्रीकल्चर और रेंट इनकम को जोड़ के फॉरेन के नियमों के अनुसार। ओके, एंड फिर इन लोग का स्लैब रेट्स, इन लोग ने क्वेश्चन में बताया था कि बेसिक एग्जेम्पशन $2,000 है, तो $2,000 तक 0% टैक्स, 0, और बैलेंस पे 20% टैक्स, मतलब $1,000। फिर फॉरेन में इतना टैक्स आता है और फॉरेन में इतनी इनकम रिपोर्ट होती है, तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सी बेसिकली मुझे एवरेज चाहिए ना, और 20% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक लेवल तक तो वहाँ 0% टैक्स है, तो 0 भी है 20 भी है, तो एवरेज में दोनों का असर आना चाहिए ना। और 0 $2,000 तक है, बैलेंस में 20%। इधर ये नोट करना, इधर मैंने रेंट इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं, पूरा फॉरेन लॉ के हिसाब से किया है। सी कभी भी फॉरेन की रेट निकालनी है और फॉरेन में टैक्स कितना भरा है वो जानना है, तो फॉरेन लॉ के हिसाब से। ओके, और ये जो डबली टैक्स्ड इनकम निकालते वो तो इंडियन लॉ के हिसाब से। ओके, फिर इन दोनों में से विचर इज लोअर क्या है? ये अपना 14, इसको डिवाइड करके क्या आया? 14.286%, और 14.286 और इंडियन रेट में से लोअर इज 14.286 इंटू डबली टैक्स्ड इनकम, और कंट्री बी में विचर इज लोअर में 10% आ रहा है इंटू डबली टैक्स्ड इनकम। तो ये कंट्री ए का रिलीफ, ये कंट्री बी का रिलीफ, टोटल रिलीफ आ गया 1,07,316। तो 1,07,316 इधर लेस हो जाएगा, 1,07,315 जो भी है, 315, 16, ₹1 ठीक है वो, है ना। फिर डिविडेंड का टीडीएस कटा तो वो भी दिखा दिया। सी लास्ट में ना टीडीएस कटा है, वो नॉलेज कब दिखाना चाहिए ना, सुनो, ये भी एक
FAQ है बच्चों का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि सर TDS तो कोई भी सम में ऐसे बैठ सकता है ना, चलो इधर तो रिसीव्ड था तो ग्रॉस करना पड़ा, लेकिन रिसीव्ड वर्ड नहीं होता। बताओ, रिसीव्ड वर्ड नहीं होता इधर जैसे क्वेश्चन में, तो रिसीव्ड है मतलब समझ नेट है तो ग्रॉस कर, चलो रिसीव्ड नहीं होता तो ऑटोमेटिकली दिया हुआ फिगर ग्रॉस होता, लेकिन एंड में दिखाना है कि नहीं। तुम लोग देखो कि पिछले सम्स में भी डिविडेंड तो था ही, ठीक है, रिसीव्ड नहीं था तो इट वाज ऑटोमेटिकली ग्रॉस, लेकिन मैंने TDS कटा है उसका नॉलेज दिखाया नहीं था। तो सी इसके लिए एक तरीका बना लो, लुक हियर, अगर क्वेश्चन में नहीं देखो टैक्स पेएबल पूछा ना, पेएबल, तो TDS VDS को एडजस्ट करके दिखाओ, पेएबल पूछा है तो, और टैक्स लाइबिलिटी पूछा ना, लाइबिलिटी, तो TDS का इफेक्ट मत दो, चलेगा। लाइबिलिटी मतलब अपना टोटल लाइबिलिटी पूछा है कि मैं कितने के लिए लायबल हूं, पेएबल मतलब भरना कितना आ रहा है। सी ऐसा कहीं पर भी कानून में नहीं लिखा है, ये मैं तुमको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने जब जब सम सॉल्व किया ना, इन लोग क्या कभी कभी एंड में TDS का इफेक्ट देते, कभी नहीं देते, और मैं तुमको बता रहा हूं उसकी तुम लोग क्या करोगे, अगर ऐसा पूछो टैक्स पेएबल, पेएबल वर्ड पूछा है तो TDS का इफेक्ट दे दो एंड में, और ऐसा पूछा है टैक्स लायबिलिटी तो TDS VDS कुछ कटा होगा, मन ही मन रखो, लेकिन उसमें एंड में इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। इधर देखो पेएबल पूछा था ना, पेएबल, सी ये सब का कोई रूल नहीं है, तुमको फिर भी ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है ना, हर सम में TDS कटा उसका इफेक्ट दिखा दिया तो इन लोग कोई भड़कने नहीं वाले। सी मुझे क्यों बोलना पड़ा इस सम में, क्यों तुम लोग बोलो सर पिछले सम्स में भी तो डिविडेंड तो था ही ना, ठीक है वो नेट नहीं था, ग्रॉस था, लेकिन TDS तो कटा ही था ना, तो आपने ये देखो आपने ऐसा वाला इफेक्ट पिछले सम में क्यों नहीं किया, तो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ क्यों नहीं किया है, क्यों जिधर भी लाइबिलिटी करके पूछा ना, लाइबिलिटी निकालो, तो TDS VDS कटा उसका ज्ञान मत दिखाओ, लेकिन टैक्स पेएबल करके बोला है तो उसमें TDS कटा वो एंड में ऐसे एडजस्ट करके दिखा दो, ओके। बट सी उसके लिए इन लोग इतना बुरा नहीं माने, लेकिन ये तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ग्रॉसिंग अप, वो तुमको स्ट्राइक होना ही चाहिए था बिकॉज ऑफ द वर्ड रिसीव्ड। डन, तो ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर अगला सम देखना, क्वेश्चन 6 देख लेते पहले। ये खाली सम दिखने में डरावना था लेकिन एक्चुअली इतना टफ नहीं है। सी इस सम में ना ऐसा वाला, लुक हियर, सी क्वेश्चन 1 और 4 जो होमवर्क था वो नो डट्टा वाला था, अभी जो सम करवा रहा हूं उसमें अपना उस फॉरेन कंट्री के साथ डट्टा है, होमवर्क करने वाले देखे तो होंगे ना, और डट्टा होता है तो माइंड में ये फॉर्मूला रखना, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट और एक्चुअल फॉरेन टैक्स का अमाउंट विच इज लोअर, ओके। तो सी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, मिस्टर राम अ सिटीजन ऑफ USA resides in San Jose in USA since 2007, 2007 से USA में बसा हुआ है, एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट सिंस AY 2007-8, मतलब फॉरेन में सेटल हो चुका है, सोचो। एंड ही वर्क्स फॉर एक्स इनकॉर्पोरेशन, US बेस्ड कंपनी, US में रहता है, US बेस्ड कंपनी के लिए जॉब करता है। ही केम टू इंडिया ऑन 10th Jan 2024 टू विजिट हिज एजेड पेरेंट्स। अब क्या US में सेटल तो हो गया, लेकिन उसको क्या लगा भी मेरे मम्मी पापा की उम्र बहुत हो गई है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो एक बार मम्मी पापा को मिल के आता हूँ। अरे फील करो सम को, तो मिलने आया कब, जनवरी 2024 में, एंड ही कुड रिटर्न बैक ऑन ओनली 31st Jan 25
मतलब देखने हैं तो ऑलमोस्ट 1 साल इंडिया में आया। अरे जैन 24 में आया था माँ बाप को विजिट करने इंडिया, और कब तक था इंडिया में? 31 जैन 2025 तक। फिर ही वॉज परमिटेड टू वर्क फ्रॉम होम इन इंडिया। अब इतना लंबा इंडिया में आया, उसकी नौकरी तो यूएस कंपनी में है, तो यूएस वालों ने उसको क्या बोला, ठीक है तू माँ बाप को मिल आराम से, माँ बाप के साथ वक्त बिता, तू वर्क फ्रॉम होम कर देना वहां से, फील करो सबको। नहीं तो सी इतनी लंबी छुट्टी थोड़ी मिलती है। जैन 24 में आया था इंडिया, कब तक था? जैन 25 तक, प्रैक्टिकली 1 साल था पूरा। एंड बाद में क्या लिखा था? डिटेल्स ऑफ हिज अर्निंग्स एंड विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब टीडीएस होता है, टीडीएस। हाँ, ड्यूरिंग द सेट पीरियड इज एज गिवन बिलो। ड्यूरिंग द सेट पीरियड मतलब उसका इंडिया में विजिट कब तक था? जैन 24 से लेके जैन 25 तक। मतलब जब वो इंडिया में था ना, उस दौरान उसकी सैलरी कितनी थी वो दिया है। सैलरी मिलती, क्योंकि इंडिया में छुट्टी नहीं मनाता, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसको सैलरी मिलती थी। और यूएस वाले ये सब टीडीएस काटे थे, फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ये सब उन लोग का विदहोल्डिंग टैक्स था। विदहोल्डिंग टैक्स मतलब विदहोल्ड का मतलब टीडीएस काटना। और सी फेडरल मतलब वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स, स्टेट मतलब वहां का स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स। सी फेडरल वर्ड इज मैचिंग विद इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, उधर फेडरल बोलते हैं, फेडरल, इधर सेंट्रल बोलते हैं। और स्टेट का तो स्टेट ही लिखा है। तो इन शॉर्ट यूएस में परंपरा होगी कि 3 चीज इन लोग सैलरी में से कट करते हैं। ओके, एंड फिर इन लोग ने बाइंग रेट दिया हुआ है। किस दिन का दिया है? ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। भले प्रीसीडिंग मंथ का रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है। और तुम लोग को याद होगा ना, ये देखो मैंने बताया था सैलरी का कन्वर्जन कैसे करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का कन्वर्जन कैसे होता है? मंथ एंड रेट। तो इन लोगों ने मंथ एंड रेट दी हुई है। अरे इतनी सारी क्वेश्चन में मंथ एंड ये रेट्स देख के तुम्हारे, ये देखते ही तुम्हारे मगज में है ना, ये आना चाहिए था। ये देखो ये सीन, कि हाँ यार सर ने कुछ सैलरी में बताया तो था मंथ एंड रेट काम आता है। और रेट क्यों लगे? क्योंकि क्वेश्चन में जो सैलरी उसकी दी है वो रुपीस में दी है कि डॉलर्स में, ये कैसे मालूम पड़ा? पढ़ क्या लिखा है? ऑल फिगर्स इन यूएस डॉलर्स। तो ये सब यूएस डॉलर में दिया है। तो अपने जो 5 का स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सैलरी इनकम दिखाएंगे तो डॉलर में थोड़ी रुपीस में दिखाना है। लेकिन कन्वर्जन कैसे होगा? मंथ एंड रेट, ये देखो। और मंथ भी कौन सा? वो मंथ के प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग मंथ। और सी इन लोग ने ना हर महीने के बाजू में प्रीसीडिंग मंथ का ही दिया है। अरे जैसे ये सितंबर महीने के सामने रेट दिया है ना, वो सितंबर का नहीं, प्रीसीडिंग मंथ का दिया है। कैसे मालूम पड़ा? कॉलम का हेडिंग ही क्या लिखा है, पढ़। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग। मतलब मुझे चाहिए भी प्रीसीडिंग मंथ का, दिया भी प्रीसीडिंग मंथ का है। नहीं तो क्या स्टूडेंट क्या करेगा? सितंबर के लिए पीछे वाले महीने का पकड़ने बैठेगा। वो मत कर। वो सितंबर के सामने जो रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है वो प्रीसीडिंग मंथ का ही दिया है। और वो मुझे कैसे मालूम? क्योंकि कॉलम का टाइटल ही प्रीसीडिंग मंथ करके दिया है ना। टेल मी, अपने को स्टेटमेंट जो बनाना होता है वो कौन से ईयर का होता है? 24-25। तो मेरे लिए पता है खाली ये वाली सैलरी इंफॉर्मेशन ही काम की है। क्यों? क्योंकि ये जनवरी 24, फरवरी 24, मार्च 24, ये तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आ गया। और अभी तुम लोग होमवर्क किए तो सब में देखा ही होगा ना, पूछा क्या है। ये देख क्या पूछा है? टैक्स निकालना है और AY 25-26 यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25। तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट खाली अप्रैल ऑनवर्ड सैलरी का है। ओके, लेकिन पता है इस सब में इन लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल, क्योंकि बंदा यूएस में बसा हुआ है। और यूएस में बसा हुआ है तो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट हो सकता है ना, लेकिन चेक करना पड़ेगा।
मतलब ऊपर ऊपर से नॉन रेसिडेंट लेकर, लेकिन अपने को इसका स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक से ना, टेल मी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड क्यों करना है बताओ। क्योंकि अगर वो क्या यूएसए का सिटीजन है प्लस रेसिडेंट विजिट के लिए इंडिया पे आया होगा, हाँ बट वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। नहीं, तो उससे फर्क, इसका रेसिडेंस स्टेटस क्यों निकालना पड़ेगा। देखो इधर लुक हियर, क्वेश्चन में देखो एक इनकम दी थी, ध्यान से पढ़ो, इधर पढ़ो ध्यान से क्या लिखा था। ही हैज ऑल्सो अर्नड फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इन यूएसए, कितना, $200, वो तो सितंबर में था, और मार्च में $220, ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन की इनकम होती है ना, तो हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि फॉरेन की इनकम पता चला एनआर निकला तो इंडिया में टैक्स ही नहीं आएगा। सी अगर ये रेसिडेंट निकला ना तो वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल, लेकिन एनआर निकला या फिर एनओआर, एनओआर क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो पता है एनआर और एनओआर के लिए खाली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है। तो सी इधर इन लोग रेसिडेंशियल स्टेटस भी टेस्ट कर रहे हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि सी ये आदमी है ना, कैलकुलेट किए बगैर ऊपर ऊपर से थोड़ा एनआर जैसा फील दे रहा है, क्योंकि यूएस में रहता है ना ये, और एनआर जैसा फील दे रहा है। तो एक बार रफली सोचो, अगर ये सच में एनआर निकला, कैलकुलेट करूंगा मैं इसका स्टेटस, तो ये उसकी फॉरेन इनकम है, और फॉरेन की इनकम एनआर के लिए इंडिया में लायबल ही नहीं है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंट निकला तो फॉरेन की इनकम भी लेंगे। टेल मी मैं इसी के पीछे क्यों पड़ा हूं, क्यों सैलरी इनकम तो इंडिया में ही अक्रू हो रही है। टेल मी सैलरी इनकम इंडिया में क्यों अक्रू हो रही है, क्यों इंडिया में ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, भले वो यूएस कंपनी का नौकर है, लेकिन ड्यूटीज इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, तो सैलरी इज अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, तो सैलरी तो इंडियन इनकम है, तो एनआर भी बन गया ना, तो भी सैलरी तो टैक्सेबल होगी ही। सी अभी तो मुझे पता नहीं कि आर है कि एनआर है, वो चेक करके बताता हूँ, लेकिन मैं एक बार मैं वह सोच रहा कि एनआर भी निकल गया तो सैलरी इनकम में तो टैक्स आएगा ही, क्योंकि वो सर्विस किधर दे रहा था, इंडिया में, वर्क फ्रॉम होम, तो टैक्स तो इंडिया में आएगा ही। लेकिन अगर वो एनआर निकला तो उसकी एक और इनकम क्वेश्चन में दी थी, एफडी इंटरेस्ट, जो यूएस बैंक अकाउंट में, तो अक्रूड इन यूएस है, तो एनआर निकला तो फॉरेन इनकम टैक्स से बच जाएगी ना। तो इस सब में पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। तो निकालो, कैसे करेंगे, तो सी रेसिडेंशियल स्टेटस की तुमको थियरी याद है, रेसिडेंशियल स्टेटस में 5 टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो इसमें से बताओ ये कौन सा वाला था, ये कौन सा वाला था, ये पढ़ाया था ना टॉपिक है। अपने सब में जो आदमी है यूएस में जॉब करता है, वो कौन है उनमें, ये है देखो, विजिटिंग इंडिविजुअल है। कैसे मालूम पड़ा, अरे इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं ना वो, ये देखो, सॉरी ये सिटीजन और यूएस है, सॉरी है गलती से बोला, यूएस सिटीजन बन गया ना ये, या तो यूएस में नौकरी करते सिटीजनशिप भी वहाँ की ले ली, और यूएस सिटीजन हुआ तो इसमें फिट नहीं हो पाएगा। देखो ये सब में सी एक्चुअली विजिटिंग जैसी फीलिंग क्यों आई, कि जो लोग फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, माँ बाप को मिलने आते हैं, तो विजिट ही होता है वो। जैसे मेरा भाई भी फॉरेन में सेटल हो चुका हांगकांग में, तो अगर हम लोग को मिलने आता तो विजिट के लिए आता है, तो ये भी देखने हैं तो विजिट वाला ही है। लेकिन विजिट वाली थियरी कब लगाओगे, जब वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। तो सी वो इन लोग ने फॉरेन सिटीजन बोला है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है, उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, उसके पेरेंट्स इंडिया में, लेकिन पेरेंट्स का जन्म कब हुआ तो कुछ बोला नहीं है, तो शायद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसको कोई भी कैटेगरी में डालो ना, उसका 182 डेज इजीली हो रहा है। सी अगर क्वेश्चन थोड़ा एकदम उसका नंबर ऑफ डेज का स्टे जो है एकदम बाउंड्री पे होता है ना, कट टू कट,
तो थोड़ा क्वेश्चन एकदम प्रिसाइज होता। ये तो क्या अपनी थियरी को मैं यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सम के अंदर देखोगे इस साल वो बहुत दिन इंडिया में रहा है, माँ बाप के साथ लंबा वक्त गुजारा है, तो उसका 182 तो आराम से हो गया है। चलो 182 नहीं हो रहा होता ना तो अपने ये कंडीशन के लिए थोड़ा डाइसी रहता है क्या। अरे ये सेकेंड वाली कंडीशन में केयरफुल रहना पड़ता है, क्या बताओ। नॉर्मल इंडिविजुअल हुआ तो ही 60 वाला चेक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वाला है तो नॉट एप्लीकेबल, और विजिटिंग इंडिविजुअल है 15 लाख से कम इनकम है तो नॉट एप्लीकेबल, और 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 120 प्लस वो। लेकिन वो सेकेंड कंडीशन का सहारा लेना पड़ा तो ना, अपने इस सब में तो 182 के बलबूते भी जीत गए। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, क्योंकि मेरी थियरी में ना इन टाइप ऑफ इंडिविजुअल का फर्क सेकेंड बेसिक कंडीशन में पड़ रहा है। लेकिन तुम लोग होमवर्क करते हैं, देखिए उसका तो 182 ऐसे ही हो गया है। कैसे हुआ 182 चेक करो, वो अपने करंट ईयर का स्टे देखना है। जैन 24 में आ चुका था, लेकिन जैन 24 लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, वो मत देखो। अपना अप्रैल से चालू हुआ है, तो अप्रैल में इंडिया में था, गिन अप्रैल मई जून जुलाई, कब तक था, 31 जैन तक था। मतलब बेस्ट बताऊं, फेब और मार्च को हटा दो ना। फेब और मार्च में कितने दिन होते हैं, फेब में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, तो फेब और मार्च को हटा दो, बाकी पूरा साल भर इंडिया में था। तो 28 मार्च फेब का और मार्च का 31 कितना हो गया, 59 डेज हटा दो, और पूरे साल में दिन कितने होते हैं, 365 डेज में से 59 डेज वो इंडिया में नहीं था, तो कितने दिन इंडिया में था, 306 डेज इंडिया में था। और 306 डेज इंडिया में मतलब वो रेसिडेंट है। अब देखो रेसिडेंट होने के बाद क्या चेक करते हैं, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, थियरी यूज करो। ऑर्डिनरी होने के लिए क्या है, उसको पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए था, लेकिन ये तो इंडिया आया ही नहीं कभी। अभी जनवरी 2024 में आया था, और जनवरी 24 मतलब गए फाइनेंशियल ईयर में था, लेकिन उससे 2 बार तो रेसिडेंट नहीं बना ना। और उसके साथ में 730 दिन का इंडिया में स्टे चाहिए। अरे मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही उसकी, क्योंकि वो यूएस में ही था, अब भी इंडिया में आया है। आप ये देखो लास्ट 2007 का निकला हुआ और आया कब है, 24 में। मतलब पिछले 10 साल और पिछले 7 साल में तो इंडिया में मुंह भी नहीं दिखाया उसने, तो उसकी ये वाली कंडीशन नहीं हुई, तो ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर जल्दी देख क्या बता रहा हूं, एनओआर बन गया तो क्या होता है, जल्दी बोल, इंडियन इनकम टैक्सेबल, तो उसको जो सैलरी इंडिया में मिली है वो टैक्सेबल। और फॉरेन इनकम अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो टैक्सेबल, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में ही नहीं है। अदर फॉरेन इनकम विल बी एग्जेम्प्ट, और अपने क्वेश्चन में बैंक एफडी का अदर फॉरेन इंटरेस्ट था। अरे ये एनओआर बना तो माइंड में ये स्कोप चलना चाहिए। अपने क्वेश्चन में इंडियन इनकम के नाम पे क्या है, सैलरी। उस इंडियन क्यों, क्योंकि वर्क परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी अक्रूड इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन क्वेश्चन में एक अदर फॉरेन इनकम थी, क्या थी अपने क्वेश्चन में अदर फॉरेन इनकम, बैंक एफडी इंटरेस्ट। और फॉरेन का क्यों था, क्योंकि अकाउंट ही यूएस में है, तो ये डैश मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस की इतनी मजदूरी क्यों कर रहा हूं मालूम है, ये उससे खाली इधर फर्क पड़ गया। टेल मी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता तो ऑर्डिनरीली, अरे ऑर्डिनरीली बनता तो फिर सब कुछ टैक्सेबल होता, फिर उसका बैंक एफडी इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाता। लेकिन इसका बैंक एफडी इंटरेस्ट बच गया, देखो डैश लिखा है ना, क्योंकि वो फॉरेन इनकम है जो एनओआर के स्कोप में नहीं आता है। तो ये देखो इसका सॉल्यूशन देखना अभी, इसके सॉल्यूशन में तो है ना, स्टार्टिंग में तो वही भाषण दिया रेसिडेंशियल स्टेटस का, कि उसका 306 दिन का इंडिया में स्टे हुआ है ना, तो वो रेसिडेंट तो बन गया है ना, ट्रीटेड एज रेसिडेंट। और नॉट ऑर्डिनरी क्यों, क्योंकि उसका 730 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो सब पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके,
और सी लास्ट में मैंने एक और चीज लिखी, पढ़ो ये, पढ़ो ना, समझेगा। सिंस इस पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया एक्सीड्स 90 days। तुमको पता है मैंने टैक्सेशन ऑफ एनआर में कुछ सेक्शन 10 पढ़ाए थे, और उन सेक्शन 10 में एक पॉइंट था कि कभी भी फॉरेन के लोग फॉरेन कंपनियों में जॉब करते, इंडिया में 90 दिन के लिए आते, मैक्सिमम 90 days, तो उस 90 days के दौरान जो उनकी सैलरी इंडिया में अक्रू हुई है तो टैक्स फ्री है। बट इंडिया में 90 days से ज़्यादा पोस्टिंग नहीं होना चाहिए था। जैसे सी ये वाला अपने क्वेश्चन में आदमी है ना मिस्टर राम, उसको इंडिया में पोस्टिंग ही किया है, लेकिन 90 दिन के लिए किया है कि ज़्यादा वक्त के लिए किया है? ज़्यादा वक्त। अरे ऑलमोस्ट पूरा साल इंडिया में पोस्टेड था। बाई चांस वो 90 days के लिए पोस्टेड होता है ना, तो उन दिनों में जो वर्क फ्रॉम होम करके उसने सैलरी कमाई होती तो टैक्स फ्री हो जाती। ऐसा मैंने सेक्शन पढ़ाया था, और इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में ना ये भी मेंशन किया था, देखो। और वो मैंने तुमको है ना 10.6.6 के अंदर पढ़ाया था। ये तुमको याद नहीं आ रहा है तो दिखा देता हूं, ये रहा, ये रहा। फॉरेन सिटीजन है वो मिस्टर राम, फॉरेन एंटरप्राइज यूएस कंपनी के लिए जॉब कर रहा है, इंडिया में 90 दिन के लिए आया होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन उसने इंडिया में 90 दिन सर्विस की कि ज़्यादा, तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में ये भी मेंशन किया था। ये आईसीआई का क्वेश्चन है। तो बस अभी लास्ट में पूछा क्या है, एक से नहीं पैराग्राफ पढ़ना बाकी, पढ़ो ना। क्या लिखा है? एज पर आर्टिकल 2 ऑफ डट्टा, टैक्सेस कवर्ड फॉर क्रेडिट आर फेडरल इनकम टैक्स imposed by the internal revenue code but excluding social security tax। सी आर्टिकल 2 क्या होता है ना, सुनो, जब दो देश के बीच डट्टा बनता है ना तो उन लोग उसमें लिखते हैं कि कौन से टैक्स के लिए रिलीफ मिलेगा। जैसे इंडिया में तो जीएसटी भी होता है, और मान लो फॉरेन में भी कुछ जीएसटी है, और अगर डट्टा में लिखा है जीएसटी के लिए रिलीफ नहीं मिलेगी, खाली इनकम टैक्स के लिए, तो वो मेंशन करना पड़ता है। और अगर हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री के साथ डट्टा बना के बोले कि जीएसटी का भी डबल टैक्स हो गया तो रिलीफ मिलेगा। अरे मतलब किन किन टैक्सेस के लिए क्रेडिट मिलता है वो डट्टा के अंदर मेंशन होता है। और डट्टा है ना सेक्शन वाइज नहीं बनता, आर्टिकल वाइज बनता है। ये दिख रहा है ना आर्टिकल, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कैसे होता है सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शंस होते हैं, वैसे डट्टा भी एक तरह से लॉ है। इट्स अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री, और उसके अंदर सेक्शंस के जगह पे आर्टिकल्स होते हैं। ये एक चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा ना, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उसमें तुमको नॉलेज मिलेगा कि डट्टा बनता कैसे है, डट्टा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सी ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इधर क्या लिखा है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब सेक्शन नंबर, समझो ना कि डट्टा के अंदर सेक्शन नंबर 2 है, वो भी कौन सा डट्टा, इंडिया यूएस डट्टा, यूएस वाला है ना, तो उसमें क्या लिखा है टैक्सेस कवर्ड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये देख, जल्दी देख, क्रेडिट मतलब ये, हाँ, टैक्सेस कवर्ड फॉर, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, ये तो डट्टा में अपने को जो क्रेडिट मिलेगा ना, अरे लेस करने मिलता है तो क्या बोलते हैं क्रेडिट, तो किसका क्रेडिट मिलेगा? पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फेडरल इनकम टैक्स का है। मतलब यूएस में जो फेडरल टैक्स लेवी हुआ है ना, उसी के लिए भारत में बोल सकता है कि मैं फेडरल टैक्स इंडिया में एडजस्ट कर दो मेरा, क्यों इंडिया वाले उसको वापस टैक्स मार रहे। इंडिया में बैठे बैठे नौकरी की ना, तो इंडिया में अक्रू हुई तो उसको इंडिया वाले भी टैक्स मार रहे, और यूएस वालों ने भी उसको फेडरल टैक्स मारा था, तो फेडरल टैक्स का रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि इधर क्या लिखा था, पढ़ो, टैक्सेस कवर्ड फॉर क्रेडिट। सी क्रेडिट के लिए मैंने कौन सा सीन दिखा, ये देखो क्रेडिट, ये देखो इधर फॉर्मूला भी क्या था मेरा, देख, एक्चुअल फॉरेन टैक्स, तो उसमें कौन सा वाला टैक्स लूंगा, फेडरल वाला। क्यों? क्योंकि सम ऐसा बोल रहा है। अगर सम में ऐसा बोला होता ना कि एज पर आर्टिकल 2 ऑफ डट्टा ऑल टैक्सेस आर कवर्ड फॉर क्रेडिट, ऑल,
अरे तो मैं ये जितने भी टैक्सेस दिए थे ना अपने सब में, सबको मैं ले लेता। तुमको पता है ये जो टैक्सेस मैंने वहां भरा है क्यों काम आएगा? इधर रिलीफ लेने में काम आएगा। लेकिन मैं सारे लूंगा कि फेडरल? फेडरल, क्योंकि सब में बोला इसलिए। ओके। और रियल लाइफ में ना दो कंट्री जब डट्टा बनाती है ना तो इन लोग लिख के रखते हैं कि यार आपके देश में तो दुनिया भर के टैक्स है। जैसे इंडिया वालों ने यूएस को बोला होगा ये क्या फेडरल टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, स्टेट टैक्स। हम लोग हमारे इंडिया के इनकम टैक्स से मैच होने वाला फेडरल है, एंड मैच होता भी है। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनकम टैक्स ऑफ इंडिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो जो इंडिया से मैच हो रहा है ना उसको हम डबली करके डबली टैक्स की रिलीफ दे देंगे। ऐसा एग्रीमेंट में इन लोगों ने नक्की किया था। तो याद रखना अपने को क्रेडिट में खाली ये वाले लेना। तो इससे मैं क्या करता हूं, इसको टिक करता हूं, ये इग्नोर हो गया, है ना। फिर नीचे पूछा क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम वॉज फाइल्ड ऑन 25 अगस्त। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी टैक्स पेबल इफ एनी बाय मिस्टर राम एज पर 115 BAC न्यू रिजीम से करना है। ओके। तो सी टैक्स पेबल मतलब वो 5/8 का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फटाफट देख लो 5/8 के स्टेटमेंट में उसकी सैलरी मैंने कौन सी पकड़ी है? अप्रैल टू जैन ही पकड़ा है। और उसकी अप्रैल टू जैन में सैलरी कितनी थी? ये देखो ये वाली थी 6250 कॉमन था। नसीब नहीं तो हर महीने की सैलरी को मंथ एंड रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पता ना रूल क्या था? सैलरी को कन्वर्जन कैसे करते? मैंने क्या सिखाया था? प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट। किधर गया? ये रहा। मंथ एंड रेट से। तो डैट मीन्स अगर हर मंथ की सैलरी अलग होती है ना तो हर मंथ का अलग अलग मंथ वाइज कन्वर्जन करना पड़ता, मंथ वाइज। लेकिन इधर हम लोग शॉर्टकट मार सकते हैं कि हर महीने में सैलरी का अमाउंट भी सेम था और उन महीनों में रेट भी सेम ही था। एक्चुअली डिटेल में करने हो तो मुझे हर 6250 को रिस्पेक्टिव रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सिंस अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है, तो मैंने शॉर्टकट मारा है। दिखाऊं शॉर्टकट मेरा? ये रहा। 6250 को इंटू 10 मंथ्स इंटू 72 रुपीज पर डॉलर, तो ये आ गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 क्यों लिया है? क्योंकि न्यू रिजीम है 115 BAC, तो ये आंसर आ गया। और बैंक FD यूएस में बैंक FD का इंटरेस्ट बिल है, लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अक्रू भी बाहर हुआ है, रिसीव भी बाहर हुआ है। और हम लोग इधर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉट ऑर्डिनरी? नॉट ऑर्डिनरी। और नॉट ऑर्डिनरी लोग को फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो इसको लिया ही नहीं है। तो GTI आ गया चैप्टर 6 से। बस इतना से आंसर है। अरे सम दिखने में डरावना लग रहा था, देखो क्या आंसर इतना छोटू है। अब इसका टैक्स निकालना है, सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस, तो ये आ गया। और उस पर मैंने न्यू स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिया है। वो समझ जाओ अप टू 3 लाख, 3 लाख से 7 लाख न्यू स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स निकाला है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। सिर्फ सरचार्ज से बच गया, थोड़े से बचा है। इनकम 50 लाख से थोड़ी कम है, इससे सरचार्ज नहीं आ पाया। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा ही ना। फिर बाद में रिलीफ का सेक्शन क्या लिखा? 90 क्यों लिखा है? क्योंकि डट्टा है। और सी 90 में फॉर्मूला क्या था? जल्दी देख। डबली टैक्स इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट और एक्चुअल फॉरेन टैक्स, और एक्चुअल फॉरेन टैक्स का अमाउंट। तो पहले मुझे एक्चुअल फॉरेन टैक्स का अमाउंट बता दो। चलो ये रहा। कौन सा कॉलम पकड़ रहा हूं? फेडरल वाला ही। और पता है फॉरेन में जो हमने टैक्स भरा है उसको कन्वर्ट कैसे करते? ये देखो मैंने क्या बताया था, ये रहा। ये पढ़ो क्या लिखा था। फॉरेन टैक्स पेड को कैसे कन्वर्ट करना है? मंथ एंड रेट। मंथ एंड जब भी बोलता हूं प्रीसीडिंग मंथ, जब हमने टैक्स भरा था, टैक्स भरा था, TDS कटा था, उसका मंथ एंड रेट, वो भी प्रीसीडिंग। और वो इन लोगों ने सीधा सीधा सामने दिया है।
ये दो टैक्स इतना भरा था और वहां की मंथ एंड रेट ये रही। ओके, तो कितना था? 1610 महीने का, $1600 10 महीने का, इंटू रेट कितना है? 72 रुपीज पर डॉलर। तो इतना इधर आ गया। ये देखो, ये तो क्या हो गया? एक्चुअल फॉरेन टैक्स। ये देखो, एक्चुअल फॉरेन टैक्स मेरा 11,52,000 है। फिर पहला अमाउंट क्या था? डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट। एवरेज इंडियन रेट क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद वाला अमाउंट डिवाइड बाय एनटीआई। इसको डिवाइड करके देखो परसेंटेज कितना बन रहा है, 23.914% आ रहा है। और उसको तुम लोग है ना डबली टैक्स्ड इनकम से मल्टीप्लाई करना। सी इधर डबली टैक्स्ड इनकम मैंने क्या बोला, कहां से ढूंढना चाहिए? मेन स्टेटमेंट से ढूंढो। और इधर डबली, यही एक इनकम है वो डबली टैक्स्ड है। डबली क्यों हो रही है? यूएस वाले भी टैक्स मार रहे इस पे, इंडिया वाले भी मार रहे, और तो कोई इनकम ही नहीं है, एक ही इनकम है वो डबली टैक्स्ड है। तो सी फिर उस पर एवरेज इंडियन रेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर वही आएगा जो मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी था। अरे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अपना क्या डेसिमल्स में है ना, लेकिन तुम लोग एकदम एग्जैक्ट डेसिमल्स पकड़ोगे ना तो ये आंसर आएगा जो कि मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी था। और सी ये अमाउंट मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सम में ना पूरे स्टेटमेंट में एक ही इनकम है और वही डबली टैक्स्ड है, और उसी का टैक्स बना था 1058,800। सो तुम लोग ये जो करते हो डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट, वही अमाउंट आएगा जो मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। एंड फिर फॉर्मूला क्या था? डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज रेट वाला अमाउंट कंपेयर विद एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड इन यूएस। दोनों में से लोअर क्या है? 1058,200। तो वो पूरा लेस हो गया इधर और आया नील। सी इधर तुम लोग एकदम पूरा राउंड ऑफ करके लोगे ना तो तुम्हारा अमाउंट नहीं आएगा। तुम लोग कैलकुलेटर भी है ना एग्जैक्ट डेसिमल्स रखना, 23 पॉइंट जो भी आ रहा है ना पूरा रहने दो, तो अपना 1058,200 आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर वही था। तो ये एक सम था। फिर और एक क्वेश्चन होमवर्क था, क्वेश्चन 7 फटाफट देख लो। सब में क्या था? नंदिनी रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 साल की लड़की है, मतलब बुढ़ी है, बुढ़ी सीनियर सिटीजन। ओके, और सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन का स्पेशल स्लैब्स कब होता है? ओल्ड रिजिम में। लेकिन इस सब में ना होमवर्क करने वाले देखे होंगे न्यू रिजिम से करना, ओल्ड रिजिम से करना दिया नहीं है, वो मुझसे गलती हुई है। एग्जाम में देते ही है, जब से ओल्ड न्यू का सिस्टम आया ना भारत में, हर आईसीआई के क्वेश्चन में देते ही है, इसको कभी अंधेरे में नहीं छोड़ते। हाँ, ये मेरा सम क्या थोड़ा पुराना है तो देना रह गया था, लेकिन ट्रस्ट मी क्वेश्चन में देंगे। फिर भी तुम बोलो बाई चांस नहीं दिया तो कुछ भी अज्यूम करके नोट डाल दो। मैंने इसको ओल्ड रिजिम के हिसाब से सॉल्व किया है, ओल्ड रिजिम के हिसाब से किया। ओके, लेकिन एग्जाम में देंगे। और ओल्ड रिजिम में तो 60 इयर्स वालों का स्लैब रेट अलग होता है। फिर देखो इसकी इनकम क्या थी? 1,10,000 फ्रॉम थिएटर में काम करने का, वो भी अब्रॉड, ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन में इस पे 11,000 का टैक्स कट भी चुका है। ओके, इंडिया डज नॉट हैव डट्टा, नो डट्टा वाला केस है, और उसकी इंडिया में इनकम इतनी है। ये देखो मेन चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, 1,10,000 की इनकम अब्रॉड में और इंडिया में इनकम 7,10 है, और फॉरेन में टैक्स 11,000 का कटा है। और फिर बाद में उसने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया एटीसी में। बस ज़्यादा सम में था नहीं, इतना सही सम है। डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो ना इसका। एक सेकंड यार, एक चीज़ बताई नहीं मैंने यार, लास्ट सम में मुझे कुछ बताना था, बताता हूँ, एक सेकेंड। पहले ये देख लो, क्वेश्चन 7 का आंसर देख लो ना फटाफट। वो सिंपल ही था, ज़्यादा मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में उसकी इनकम 7,10,000 थी और फॉरेन में उसकी इनकम 1,10,000 थी, ऐसा सब में दिया ही था। और फॉरेन में देखो टीडीएस भी कटा था,
लेकिन गिवन फिगर ग्रॉस है, वी हैव टू अज्यूम द गिवन फिगर इज ग्रॉस, वो तो ग्रॉस से दिखाना होता है। तो ये इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ये टोटल इनकम आ गया। एटीसी में 1,50,000 है, इतना टैक्सेबल इनकम आ रहा है, और उस पर ओल्ड स्लैब रेट से टीडीएस टैक्स निकाला है मैंने, और ये बुड्ढो का स्लैब लिया है मैंने, और बुड्ढो के स्लैब के हिसाब से टैक्स उसका 44,000 आ रहा था, अप टू 3 लाख वाला स्लैब रेट्स के हिसाब से। अप टू 60 इयर्स तक का नॉर्मल स्लैब रेट है ना, 60 इयर्स से मोर अबव। नहीं, वो सीनियर सिटीजन का स्लैब कब आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स हुआ तो स्पेशल स्लैब, और ग्रेटर देन इक्वल टू 80 इयर्स हुआ तो और भी स्पेशल स्लैब है, 5 लाख तक 0%। अरे सीनियर का डेफिनेशन क्या? 60 एंड अबव, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इधर एग्जैक्ट 60 है ना, तो सीनियर है। और ये सीनियर विनियर का स्पेशल स्लैब्स ओल्ड रिजीम में होता है, और मैं ओल्ड रिजीम अज्यूम करके सॉल्व किया हूं, एग्जाम में लिखेंगे तो वो हिसाब से स्लैब रेट तुम लोग देखना अपनी नोट्स में 60 एंड अबव है। सरचार्ज नहीं था, हेल्थ एंड एजुकेशन आ गया, ओके। रिबेट क्यों नहीं लिया? रिबेट 5 लाख तक होता है तो आएगा, ये 5 लाख से ज़्यादा इनकम थी, तो ये देखो। फिर बाद में रिलीफ, डायरेक्टली रिलीफ कैसे निकाला? डबली यूनिलैटरल है ना, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट, विचर इज लोअर। एवरेज इंडियन रेट कैसे निकालते हैं? देख लो, ये फाइनल जो टैक्स आया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का डिवाइड बाय इनकम, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना आया था? 6.83, ये एवरेज इंडियन रेट था। और एवरेज फॉरेन रेट, फॉरेन में 11,000 का टैक्स कटा था, और फॉरेन में इनकम 1,10,000 की थी, तो अपना 10% आ रहा है, तो विचर इज लोअर 6.83। अरे होमवर्क किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसे फटफट बता दिया। तो ये रिलीफ 717513 है, और इतना टैक्स पेएबल है। राउंड ऑफ करूंगा तो लास्ट में 247 था ना, वो 250 हो जाएगा लास्ट में, मतलब 38,250 विल बिकम द टैक्स पेएबल। ये हो गया। सी लास्ट सम में एक चीज मुझे डिस्कस करनी रह गई थी, पढ़ो क्या लिखा है, ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया। एडवाइस मिस्टर राम द प्रोसीजर इन्वॉल्व टू क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये देखो, अपने को जो रिलीफ मिलती है ना इधर, अगर ये रिलीफ चाहिए तो अपने को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और ये सब एग्जाम में पूछा है 2-3 बार। तो ये रिलीफ चाहिए तो इंडिया में प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा? ये यूएस वाला है ना, वो राम वाला सम कर रहा हूँ, क्वेश्चन 6। अब इंडिया में उसने इस साल अचानक रिटर्न भरा तो उसको डबल टैक्स आ गया ना, क्योंकि मम्मी डैडी को याद क्या आ गई कि इंडिया में इतना टाइम रहना पड़ा, इंडिया में सैलरी अक्रू हो गया, तो डबल टैक्स आ गया। अब उसको रिलीफ चाहिए तो कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। ये देखो, ये क्वेश्चन वही पूछा है, व्हाट प्रोसीजर ही हैज टू फॉलो टू गेट द रिलीफ। ये क्या होता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट मतलब रिलीफ। रिलीफ चाहिए तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? तो सी, ये एक थियरी क्वेश्चन है, ये तुमको पूरा बाय हार्ट कर लेना चाहिए। एक बार देखो, मैं देखे बिगर बता रहा हूं, सुनो। पहले तो यूएस सरकार में उसने जो इनकम शो किया है और उसका जो उधर टैक्स पे किया है उसका स्टेटमेंट देना पड़ता है। मतलब एक तरह से यूएस में जो रिटर्न फाइल किया है, इंडिया में रिटर्न फाइल होता है ना, तो वैसे ही वहाँ पर तुमने क्या रिटर्न फाइल के कितनी इनकम ऑफर की है उसका स्टेटमेंट देना पड़ता है इंडिया में। तो ये देखो, फर्स्ट चीज पढ़ो क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम यूएस ऑफर्ड। ऑफर्ड मतलब रिटर्न में क्या दिखाया था उधर, उधर भी तो रिटर्न भरा होगा ना वो। एंड यूएस टैक्स डिडक्टेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, मतलब इन शॉर्ट यूएस में रिटर्न में तूने क्या क्या दिखाया वो देना है। और पता है इसका एक फॉर्म भी होता है, फॉर्म नंबर 67। सी, यूएस के रिटर्न में जो दिखाया, मतलब यूएस का रिटर्न का कॉपी नहीं, यूएस के रिटर्न में तुमने कितना इनकम शो किया है और कितना टैक्स शो किया है, वो तेरे को इंडिया में एक फॉर्म मिलता है। इंडिया में तुम लोग गूगल में भी सर्च करोगे ना, फॉर्म नंबर 67 मिल जाएगा, उसको खाली फिल करना है
और फिल करते टाइम क्या डालना पड़ेगा कि मैंने यूएस में इतनी इनकम दिखाई थी, यूएस में मेरा इतना टैक्स था, जो भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है यूएस के असेसिंग ऑफिसर से कि हाँ ये बंदे का यूएस में टैक्स आया है। या तो यूएस में जो कंपनी मेरा टीडीएस काट रही थी ना, उससे सर्टिफिकेट चाहिए। अरे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वाला तो ठीक है रहे, वो तो गूगल में फॉर्म नंबर 67 डाउनलोड करो, भर दो, उसमें डिटेल्स ही क्या डालनी होगी कि यूएस में क्या क्या रिटर्न्स में तुमने दिखाया वो सब। सेकेंड फॉर्म किधर से मिलेगा सुन, 3 ऑप्शन है लुक सेकेंड फॉर्म में। या तो यूएस का जो असेसिंग ऑफिसर है उसे सर्टिफाई करवा कि कितना टैक्स भरा था, यूएस का असेसिंग ऑफिसर से। या फिर यूएस में जो कंपनी तेरा टीडीएस काटी थी उससे सर्टिफिकेट ला। या फिर वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद हो सकता है यूएस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो खुद अपने हाथ से साइन करके एक सर्टिफिकेट है सेल्फ साइंड। ये देखो 3 चीज लिखी है, साइंड बाय एसएससी और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स। मतलब वो मेरी यूएस की कंपनी जो टीडीएस काटी थी उससे सर्टिफिकेट लाओ, या फिर टैक्स अथॉरिटी ऑफ यूएस। अरे 3 ऑप्शन है। और ऑप्शन क्यों दिया है, कई बार क्या है बेचारा यूएस वालों को वहां से कॉपरेशन नहीं मिलता और इंडिया वाले दादागिरी की बोलते करते कि तेरे को रिलीफ चाहिए तो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो टेल मी सर्टिफिकेट की 3 ऑप्शन क्या है, या तो यूएस के एओ से लेके आओ, या फिर वो लोग नहीं देवे तो यूएस वाली जो कंपनी है जिसने टीडीएस काटा था उससे सर्टिफाई करवाओ। और वो भी नहीं हो रहा है तो खुद साइन करके दे दे। और साइन करोगे ना तो साइन करना तो बहुत ईजी है ना, मेरे को ही साइन करना है, लेकिन साइन करने में एक्स्ट्रा कंडीशन है जो मैंने इधर लिखी नहीं है, प्रूफ ऑफ टैक्स अटैच करना पड़ेगा। कि तू अगर क्लेम करता है कि तूने यूएस पे टैक्स भरा है तो उसका प्रूफ, जैसे वहां कोई चालान होगा, वहां कोई टीडीएस सर्टिफिकेट होगा, कुछ प्रूफ अटैच करना है। प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती अगर यूएस का एओ या यूएस के टीडीएस काटने वाले लोग ही सर्टिफिकेट देते हुए ना, तो थर्ड पार्टी प्रूफ आया है, ज्यादा ऑथेंटिक होता है, तब प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन तू खुद सेल्फ साइन करके दे रहा है तो वी नीड अ प्रूफ कि तूने टैक्स भरा है, उसका क्या सबूत है, वो सबूत दे दो, तू तेरी साइन मार के दे दे। अरे ये 2 चीज डालनी पड़ती है, एक तो सर्टिफिकेट, एक्चुअली ये मेन प्रूफ वाली चीज है। ऊपर वाला तो सिंपल फॉर्म है, फॉर्मेलिटी, फॉर्म भरने का जो फॉर्मेलिटी हो है, फॉर्म नंबर 67। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा है तो ये याद रखना। और बाय द वे ये जो थियरी मैंने पढ़ाई ना, ये थियरी कानून में कहाँ दिया उन्होंने, रूल 128 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसमें दिया है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट का तेरे को रिलीफ चाहिए तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। दिस इज रिटन इन रूल 128। सी मैं क्यों बता कर रहे हो, बाई चांस स्टडी मटेरियल में रूल 128 तुमको रिपीटेडली दिखेगा। तो रूल 128 क्या है मालूम है, एक तो ये है, और ये देखो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, जब डट्टा होता है, जब 2 देशों के बीच में डट्टा होता है तो ये फॉर्मूला रूल 128 में दिया है। रिलीफ देने वाला सेक्शन 90 है बट रेड विद रूल 128। लेकिन नो डट्टा का जो फॉर्मूला था ना, ये तो 91 में ही दे दिया है। अरे मैं सेक्शंस बता रहा हूं, नो डट्टा का जो फॉर्मूला था ना, ये तो 91 में ही दिया है। लेकिन डट्टा होता है तो उसके लिए 90 वाला सेक्शन है, खाली पॉइंट आउट करता है प्लीज रेफर रूल 128, और 128 में जाके ये मिलेगा। और उसी रूल नंबर 128 में ये भी दिया है, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड टू गेट द रिलीफ। ओके, और एक रूल का मैंने जिक्र किया था, रूल 115, वो फॉरेन करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट कैसे करना है, तो रूल 115 था। ये सब इन लोग है ना कहीं टेस्ट करते, इसलिए मैं नॉलेज दे के रख रहा हूँ, नहीं तो मैं भगा देता, चल छोड़ना काम का नहीं है। लेकिन ये किधर ना किधर बच्चों को दिखता है, और मेरी तरफ से पढ़ाया हुआ नहीं हुआ ना तो बाद में दिक्कत तुमको होगी। बाद में बैच चल रहा होता है, तुमको लगता है हाँ ठीक है ना, लेकिन बाद में जब सेल्फ स्टडी करते ना तब मेरे को बाद में क्रिटिसाइज करोगे, फिर ये क्यों नहीं पढ़ाया, वो क्यों नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं अपना सेफ गेम खेलने के लिए भाई बता के रखा, ये रूल
128 है। बाकी ठीक है, तुम लोग ये 2 पॉइंट भी लिख के आगे एग्जाम में चलेगा, रूल नंबर कोट नहीं किया तो डबल टैक्सेशन का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है अपना। ओके।